गुड आफ्टरनून एवरीबॉडी, गुड आफ्टरनून सब लोगों को। सब लोग लाइव आ गए। चैट बड़ी तेजी से करता है। चलिए सब लोग को गुड आफ्टरनून। दर्शन दीजिए, दे दिए भाई। मैप का किसी किसी का पीडीएफ नहीं खुल रहा है। कल क्लास नहीं चला था। पीडीएफ एक बार चेक कर लीजिए। तो किसी किसी के मोबाइल का प्रॉब्लम होगा पीडीएफ को लेकर। देखिए वो इससे पहले के क्लास में हम आपको बहुत हद तक समझा दिए थे। पहले थोड़ा सा रिवाइज कर देते हैं लोग। देखिए ये नीचे ये वाला देश कौन सा है? श्रीलंका है। ये कौन सा हो गया? श्रीलंका। ये हो गया भारत। श्रीलंका के नीचे कौन सा जगह है? मालदीव, चागोस, आर्किपियागो, डिगो गार्सिया, ये सब आइलैंड है। सब डिगो गार्सिया मॉरिशस का था, लेकिन उसको कब्जा किसने कर लिया? ब्रिटेन ने कब्जा कर रखा है उस पर। ब्रिटेन ने उस पर क्या कर रखा है? कब्जा कर रखा है। ये यहाँ देखते चलेंगे। ये आपका कौन सा जगह है? मालदीव है यहाँ पर। ये श्रीलंका हो जाएगा, इंडिया, और ये यहाँ पे पाकिस्तान है। ये देखिए ये पाकिस्तान। सीपीसी इधर से सड़क निकलेगी। अफगानिस्तान पूरी तरह से कैसा कैसा एरिया था? पहाड़ी क्षेत्र है अफगानिस्तान। अफगानिस्तान की राजधानी क्या है? काबुल। अफगानिस्तान की राजधानी क्या है? काबुल है। कंधार उसका सबसे बड़ा शहर है। कंधार उसका अफगानिस्तान का। बताइए बामियान में किसकी मूर्ति थी? फटाफट बताएंगे लोग। बामियान में किस भगवान की मूर्ति थी? आंसर दीजिए। बामियान में किस भगवान की मूर्ति थी? भगवान बुद्ध की, महात्मा बुद्ध की मूर्ति थी बामियान में। बामियान में मूर्ति को तालिबान के आतंकवादियों ने क्या कर दिया था? तोड़ दिया था। समझा दिए थे यहाँ तक में। पाकिस्तान में ग्वादर बंदरगाह, कराची बंदरगाह, कई सारे बंदरगाह भी थे। महात्मा बुद्ध की मूर्ति थी। महात्मा बुद्ध, वेरी गुड। महात्मा बुद्ध की मूर्ति थी। आगे बढ़े। ताला परियोजना किस देश में है? ताला परियोजना किस देश में है? आंसर दीजिए। ताला परियोजना भूटान में। वेरी गुड। ताला परियोजना भूटान में है। यहाँ देखिए आप आगे समझाते हैं आप लोगों को। ताला परियोजना भूटान में है। चूखा दोगाछू ये सब कहाँ पर है? भूटान। भूटान में है। काला पर्वत भूटान में है। काला पर्वत भूटान में स्थित है। ब्लैक माउंटेन भूटान। लैंड ऑफ थंडरबोल्ट भूटान। लैंड ऑफ थंडरबोल्ट भूटान। भूटान की सुरक्षा की जिम्मेदारी किसकी है? भारत की है। डोकालाम किसका जमीन था? भूटान का था। उसे चाइना हड़पना चाहता था, किसने बचा दिया? भारत ने उसे बचाया। अब इसके आगे देखिए, यहाँ एक देश है जिसका नाम है बांग्लादेश। ये कौन देश है? बांग्लादेश। ये बांग्लादेश है। बांग्लादेश जो है पहले इसका नाम पूर्वी पाकिस्तान था। बांग्लादेश का पुराना नाम क्या था? पूर्वी पाकिस्तान। आप अगर इसको देखिए तो जब भारत का विभाजन हुआ तो ये एरिया दे दिया गया था पाकिस्तान को। एक आदमी था जिसका नाम था सेरियल रेडक्लिफ। इतना बड़ा लोल था, वो भारत का विभाजन कर दिया 10 मिनट में पकड़ के। क्या किया? यहाँ जितना पुलिस स्टेशन थे सारे पुलिस स्टेशन को मिलाया, एगो नक्शा खींच दिया, कहा ये वाला एरिया पूर्वी पाकिस्तान हो गया। और इधर जितने पुलिस स्टेशन थे सबको नक्शा को मिला दिया, इसे कह दिया ये वाला पश्चिमी पाकिस्तान हो गया। तो ये वाला कौन सा पाकिस्तान है भैया? पश्चिमी पाकिस्तान। उस वक्त का ये पश्चिमी पाकिस्तान था। और जो बांग्लादेश आप देख रहे हैं, ये बांग्लादेश इधर ना, ये पहले पूर्वी पाकिस्तान था। तो ये दोनों ओर से बड़ा तामझाम करते रहते थे सब, पाकिस्तान और पूर्वी पाकिस्तान के बीच में। तो दोनों ओर से भारत को तंग करते थे। तो पाकिस्तान के जो मेन लोग थे उन लोग का कहना था, क्या कह रहे हैं भाई? कल क्लास नहीं चली थी। जितने लोग को कंफ्यूजन, कल क्लास नहीं हुआ था। श्री हरि श्रीवास्तव, इनका पीडीएफ क्या इनवैलिड बता रहा है? पीडीएफ इनवैलिड बता रहा है क्या? अगर इनवैलिड बता रहा होगा तो चेक कर लेंगे। अलग या इनवैलिड तो बताना नहीं चाहिए, किसी किसी के मोबाइल में बता सकता है। ये वाला जो एरिया है ये बांग्लादेश। तो पहले इसका नाम था पूर्वी पाकिस्तान। समझते चलिए। इधर पहले सार्क वाला आज कंप्लीट कर लेंगे हम लोग सार्क के बारे में, क्योंकि नेपाल बता ही दिए हैं। हिमालय बस बचा हुआ है नेपाल में। तो जब हिमालय अलग से पढ़ाएंगे तो नेपाल बताएंगे। तो ये जो एरिया देख रहे हैं, ये एरिया
इस एरिया में अगर आप देखेंगे तो ये पूर्वी पाकिस्तान था, यहाँ मुस्लिम ज्यादा थे और ये भी मुस्लिम ज्यादा थे, लेकिन इन दोनों में एक अलग कंफ्यूजन था। इन लोगों को लगता था, पश्चिमी पाकिस्तान वालों को, कि ये अच्छे हैं, ये ज्यादा श्रेष्ठ माने जाते हैं, यानी इनको बहुत अपने आप को बहादुर और पढ़ा लिखा समझते थे। और ये वाले लोग खुद इन वाले लोगों को ये लोग अनपढ़ समझते थे, पूर्वी पाकिस्तान के लोगों को। तो पूर्वी पाकिस्तान वाले लोग काफी ज्यादा खफा रहते थे। इसी बीच क्या हुआ कि शेख मुजीबुर रहमान यहाँ से चुनाव जीत गए और चुनाव में इतना ज्यादा वोट मिला कि उनको पश्चिमी पाकिस्तान वालों से भी ज्यादा वोट मिल गया। तो यहाँ के शासकों ने शेख मुजीबुर रहमान को क्या किया था, बंधक बना लिया, जिस वजह से इधर बहुत ज्यादा लोग भड़क गए थे। पाकिस्तान वालों ने क्या किया था, इस पूर्वी पाकिस्तान के लोगों को इज्जत लूट लिया, मर्डर कर दिया, लाखों महिलाओं का बलात्कार कर दिया, ये पश्चिमी पाकिस्तान वाले लोग। तो ये हम हिंदुस्तानियों से क्या करेंगे भाई, जब तुम लोग अपने देश में मार काट करोगे तो हम लोग तो भाई तुम्हारे दुश्मन ठहरे, हम लोग क्या कर पाएंगे। तो इस वजह से यहाँ के लोग परेशान हो गए। तो इंदिरा गांधी के पास आए थे शेख मुजीबुर रहमान। तो इंदिरा गांधी ने कहा था कि आप अपनी फौज बनाइए, हम मदद करेंगे। तो भारत यहाँ पर इन लोगों ने अपनी फौज बनाया जिसका नाम था मुक्ति वाहिनी। मुक्ति वाहिनी को भारतीय सेना ने चारों ओर से मदद किया, नौसेना, वायुसेना, थल सेना, तीनों ओर से मदद किया गया। हमारी वायुसेना भी हमला की थी, थल सेना भी हमला की थी। थल सेना में जनरल जैकब जो थे, इनका प्लानिंग बहुत अच्छा था। निर्मलजीत सिंह अरोड़ा थे, शेख सैम हारमूस जी, फ्रेम जी मानेकशॉ थे। तो उस समय थल सेना प्रमुख कौन थे, मानेकशॉ। मानेकशॉ ने जिम्मेदारी किसका दिया, निर्मलजीत सिंह अरोड़ा को। और निर्मलजीत सिंह अरोड़ा ने जनरल जैकब को अंदर भेजा था। जनरल जैकब ने बहुत खतरनाक प्लान बनाया और यहाँ पाकिस्तानियों को धोना चालू कर दिया। और जब यहाँ पाकिस्तानी धोआने लगे सब, तब इनको लगा कि भैया अब हम मदद कैसे मांगेंगे। और यहाँ इनको डबल लोग धो रहे थे, एक हिंदुस्तानी लोग धो रहे थे, दूसरा मुक्ति वाहिनी के लोग धो रहे थे। वहां पे लड़कियों का आप रेप करेंगे, मर्डर करेंगे, अपने देश में तो कोई आपको देश वालों मानेगा नहीं, तो बांग्लादेश के साथ बहुत ज्यादा ही अत्याचार कर रहा था। तो इसमें भारत को भी फायदा हो गया। अब पाकिस्तान को लग गया कि हमारे हाथ से ये वाला एरिया जो पूर्वी पाकिस्तान है कहीं निकल ना जाए। तो इसने क्या किया, हथियारों की सप्लाई करना चालू किया पश्चिमी पाकिस्तान से। इस साइड से क्या किया, हथियारों की सप्लाई चालू किया। तो भारत ने नेवी लगा दिया। हमारा विमान वाहक पोत जिसका नाम था विक्रांत, उसको पूरी तरह से नीचे लगा दिया गया। और हमारे वायुसेना, नौसेना के जितने भी खतरनाक खतरनाक युद्धक जहाज थे, विमान वाहक पोत, पनडुब्बी इत्यादि को यहाँ लगा दिया गया। पाकिस्तानियों की जो सप्लाई चेन थी यहाँ की, इसको हम लोगों ने ध्वस्त कर दिया। हमारा सबसे खतरनाक जहाज जो था, जिसका नाम था विक्रांत, उसको यहाँ लगा दिया गया। तो नीचे से धो रही थी नेवी, इस साइड से आर्मी और ऊपर से एयरफोर्स। ये लगातार बम बरसा रहे थे सब। लगातार बम बरसाने की वजह से यहाँ पर जो पाकिस्तानी थे, इनका रीढ़ टूटते जा रहा था। अब पाकिस्तान की इधर से सप्लाई नहीं हो पा रही थी। जो इधर पाकिस्तानी फौजी बचे थे, इन लोग को तो पूरा का पूरा इंडियन आर्मी, मुक्ति वाहिनी, नौसेना, वायुसेना मिलकर धो रही थी। पाकिस्तान को लगा कि भैया हमसे, हमारे हाथ से पूर्वी पाकिस्तान चला जाएगा। तो ये जो था, पूर्वी पाकिस्तान को बचाने के लिए पाकिस्तान अमेरिका के पास भीख मांगने लगा, भैया अमेरिका हमको बचा लीजिए, हमारा ये वाला एरिया निकल जाएगा हाथ से। अमेरिका ने इसमें जब एंट्री मारी तो पूरा माहौल ही बदल के रख दिया था। आगे देखें, एक सेकंड बाबू, ये लोग कौन कौन कमेंट कर रहे हैं। अजब हाल है भाई। मुकेश कुमार गुप्ता जी, सर जी हम भी आपकी तरह पढ़ाना चाहते हैं, बीएड किए हैं, अब नॉलेज रखिए, आप भी पढ़ा लीजिएगा। अब ये सब चीज आप यहाँ कमेंट करके पढ़िएगा, मजबूरी में फिर कमेंट ऑफ करना पड़ेगा। इसमें एंट्री मार दिया कौन, अमेरिका। और अमेरिका के एंट्री मारते बवाल हो गया बहुत भीषण, क्योंकि अमेरिका जैसे एंट्री किया तो अमेरिका की एंट्री करने के बाद कारण रूस की भी एंट्री फिक्स हो गई, क्योंकि रूस को हम लोग बचाए थे। याद कीजिए कि जब अमेरिका श्रीलंका में हम्बनटोटा बंदरगाह ले रहा था, तो रूस ने भारत को कहा था कि अमेरिका को कैसे भी भगा दो। अब यहाँ पे एंट्री हो गई किसकी, अमेरिका की। अमेरिका ने यहाँ से अपने जहाजों को भेजना चालू कर दिया। इन जहाजों के ग्रुप का नाम था 7th फ्लीट, 7वां बेड़ा। इनमें 30-40 तो पानी वाली जहाजें थी और हमारा एक अकेला विक्रांत कैसे टक्कर लेता है इन 30-40 जहाजों से। अब यहाँ से कौन सा बेड़ा आ गया, 7वां बेड़ा आ गया। इंदिरा गांधी की हालत खराब, क्योंकि 7वां बेड़ा अगर पहुंच जाता तो वो परमाणु बम लेके आ रहा था। तब इंदिरा गांधी ने कहा बोला, रूस में खबर किया कि भैया हम आपको बचाए थे ना, इसी का आज हमको खामियाजा भुगतना पड़ रहा है कि अमेरिका से हमारी सीधी दुश्मनी हो गई है, अमेरिका मारने आ रहा है, प्लीज हमको बचा लीजिए। तो रूस ने क्या कहा, कोई दिक्कत नहीं, हम भी यहाँ से जहाजों का ग्रुप भेज देते हैं। तो इसने भी जहाजों का ग्रुप भेज दिया, उसका नाम था 40वां बेड़ा, 40th फ्लीट।
40 फीट, इसमें उससे भी खतरनाक जहाज थे। और चूंकि रूस हमसे ज्यादा करीब है, यहाँ 40वां बेड़ा ने आके अपनी सारी जहाजों को लगा दिया। जितना जहाज यहाँ लगा दिया, इतना ना भयानक नेवल ब्लॉकेज किया कि यहाँ डिगो गार्सिया से उनकी जहाजें नहीं उठ पाई। और जब ये 7वां बेड़ा यहाँ पहुंच रहा है तो उसको लगा कि भैया यहाँ तो 40वां बेड़ा पहले से पहुंचा हुआ है, तो इन्होंने उसको धमकी दिया 40वां बेड़ा को कि भाग जाओ, हम अमेरिका वाले हैं, परमाणु बम लेके आए हैं। इसने कहा कि भैया तोरा से ज्यादा परमाणु बम है हमारे पास, 200 से ज्यादा परमाणु बम लेके हम आए हैं, तुमसे ज्यादा खतरनाक परमाणु बम है। तो कहा कि भाई तो डरने वाला नहीं है। और इसने क्या किया, अपने ऊपर एक ऑटोमेटिक हथियार सेट कर दिया जिसे कहा गया पैट्रियट मिसाइल। ये मिसाइलें इतनी खतरनाक थी कि अगर दुश्मन ज्यादा करीब आएगा तो ऑटोमेटिक अलार्म बजाने लगेगा, और करीब आएगा तो जहाज के कैप्टन पायलट सबको अलार्म बजाने लगेगा, और अगर इनकी जहाजें 100 किलोमीटर तक के अंदर आ गई तो अपने से मिसाइल निकाल के मार देगा। तो इनको तो पहले ही डर हो गया कि इन्होंने कौन सी मिसाइल लगा रखी है, पैट्रियट मिसाइलों को लगा रखा है। और पैट्रियट मिसाइल लगा देने की वजह से यहाँ पे बहुत ज्यादा दिक्कत हो जाएगा। किसको? पैट्रियट मिसाइल लगा दिए तो वो एंट्री ही नहीं कर पाएगी, और जैसे ही एंट्री नहीं कर पाएंगे तो फिर यहाँ भारत का विक्रांत इनको क्या कर रहा था, धो रहा था। तो रूस ने कहा कि एक काम करो, तुम भयानक धो। तो हमारी आर्मी, एयरफोर्स, नेवी यहाँ धो रही थी। अब पाकिस्तान को इधर से तो भयानक धूल चटाया गया, इधर से भी धो, पाकिस्तान पिटाते रह गए यहाँ पर। और यहाँ पर रूस और अमेरिका ये आमने सामने, हम लोग को किसने रोक दिया, हम लोग को किसने बचाया, रूस ने। और अंततः अमेरिका को यहाँ से वापस जाना पड़ा ये कह के कि वी आर टू लेट, पाकिस्तान तुम अपने से समझो। अब पाकिस्तान का तरीका ही तो बवाल हो गया यहाँ पर, अब क्या समझेंगे। तब पाकिस्तान ने लगा कि अब हमसे हाथ से ये पूर्वी पाकिस्तान चला जाएगा। तो पाकिस्तान ने सोचा भारत को दूसरे जगह पे घेर लेते हैं। तो पाकिस्तान सोचा कि यहाँ पे हम भयानक युद्ध कर देते हैं, भयानक युद्ध होगा तो भारत का ध्यान उधर से इधर हटेगा। तो इसने यहाँ पर अपने 6000 सैनिकों को भेज दिया। कितने सैनिकों को भेजा? 6000 सैनिकों को। क्योंकि यहाँ भारत के केवल 120 सैनिक थे, 120 सैनिक थे, और उसने कितने सैनिक भेजेगा? 6000। और यहाँ पर हमारे थे कौन थे भाई? तो हमारे यहाँ सिख रेजिमेंट थी। अब सरदार जी थे यहाँ पर, सरदार कुलदीप सिंह चांदपुरी। और कुलदीप सिंह चांदपुरी 120 सिख रेजिमेंट को लेकर रेडी थे। अभी लोग को पता है ये लोग 1.25 लाख के नीचे बातें नहीं करते हैं। ये 120 मिल के ये 6000 पाकिस्तानियों को धूल चटा दिया, उनके टैंक वगैरह को मार के ध्वस्त कर दिया। आज भी यहाँ पर उनके टैंक हम लोग ने बंदी बना के रख लिए हैं। तो पाकिस्तान यहाँ से हार रहा था, उसकी पनडुब्बी वगैरह को मार के हम लोगों ने गिरा दिया। और यहाँ पर पाकिस्तान जो था, पाकिस्तान के 6000 सैनिक यहाँ मरे, अमेरिका वापस चला गया, पाकिस्तान को हार का सामना करना पड़ा। और हाल ये हो गया कि पाकिस्तान में यहाँ पर खड़े हुए 93,000 फौज, 93,000 फौज ने आत्मसमर्पण किया, सरेंडर किया कि भारत हमको माफ कर दो, जिंदा छोड़ दो हमको। तो भारत ने यहाँ 93,000, सोचो भैया, हमारे यहाँ 120 फौजी ने सरेंडर नहीं किया और तुमको धूल चटा दिया, और यहाँ तुम्हारे 93,000 फौजी ने सरेंडर कर दिया। और इन गधों को लगता है कि कश्मीर ये ले लेंगे। अरे साले, पहले तुम अपना लोग ना, यहाँ पे तुम्हारा बांग्लादेश टूट गया, तुम अपना लोग, बाद में हमारा कश्मीर लेना। वो तो हम लोगों ने यूएनओ में केस कर दिया, वरना कब का हम लोगों ने फरियाद दिए रहते कश्मीर का इशू, वरना आज लटका रहता। पूरी दुनिया में सबसे बड़ी हार अगर किसी के नाम पर है तो वो गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में है कि दुनिया में आज तक किसी भी देश की 93,000 फौज ने सरेंडर नहीं किया। भारत ने इनको स्कूल में बांध के रखा और पाकिस्तान से लिखवाया कि बोलिए कि अब पाकिस्तान के 2 टुकड़े हो गए, एक का नाम हो गया बांग्लादेश, दूसरा का हो गया पाकिस्तान। तो ये पाकिस्तान लिखा है। और हम कभी कभी यूट्यूब पे वीडियो बनाते हैं ना, तो पाकिस्तानी सब कमेंट क्या करता है, सब तुम हिंदुस्तानियों को हम सबक सिखाएंगे, कश्मीर लेके रहेंगे। हम मन में आता है बस हम एक ही कमेंट करते हैं, भैया 1971 याद करो, वरना हमारे 120 फौजी तुम लोग को यहाँ धूल चटा दिए। हिंद महासागर में इतना दौड़ा मारा गया जिसका कोई हद नहीं। यहाँ पूर्वी पाकिस्तान में मुक्ति वाहिनी की क्या हो गई, जीत हो गई, और शेख मुजीबुर रहमान क्या बने, वहां के राष्ट्रपति प्रधानमंत्री बने। लेकिन पाकिस्तान दगाबाजी से तो बाज नहीं आएगा, आतंकवादी घटना में मरवा दिया। आतंकवादियों से किनको मरवा दिया? शेख मुजीबुर रहमान को मरवा दिया। आज उन्हीं की बेटी बैठी हुई है, क्या नाम है, शेख हसीना, जिनका भारत से बहुत अच्छा संबंध है। तो 1971 की लड़ाई हुई जिसमें हम लोगों ने मुक्ति वाहिनी सेना को खड़ा किया, और 1972 में पाकिस्तान ने अंततः यह स्वीकार कर लिया कि अब पूर्वी पाकिस्तान उसका नहीं है, अब वो एक देश बन चुका है। तो क्वेश्चन पूछा था, पाकिस्तान ने बांग्लादेश को एक देश के रूप में कब स्वीकार किया था? तो
1972 में। लड़ाई कब हुई थी? 71 में। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? सोचिए यहाँ हमारे 120 फौजी पाकिस्तान में उन लोग को घुसने नहीं दिए। जब राजस्थान पढ़ाएंगे ना तब बताएंगे यहाँ पर। तो आज जो आप बांग्लादेश देख रहे हैं, पहले वो किसका था? पाकिस्तान का। तो बहुत बेहतरीन प्रधानमंत्री थी इंदिरा गांधी, जिसका हद नहीं, जिसने इसको जिता दिया। समझ में आ गया? 1971 में। आगे बढ़ जाए, बहुत बेहतरीन प्रधानमंत्री थी। हम एक न्यूज देख रहे थे तो जिसमें एक आदमी क्या कह रहा था कि 1971 का भारत ने युद्ध इसलिए जीता क्योंकि उस समय बीजेपी विपक्ष में थे। अरे भैया, बीजेपी का गठन हुआ था 1980 में, उससे 9 साल पहले ये घटना हो चुकी थी। देखिए, कांग्रेस में सबसे बेहतरीन प्रधानमंत्री अगर कोई था तो इंदिरा गांधी थी। बाकी नेहरू के अंदर दूरदर्शिता नहीं थी, विश्वास बहुत ज्यादा कर लेता था, बहुत खतरनाक। अब आप बताइए, अगर इंदिरा गांधी ये कदम नहीं उठाई रहती तो आज ये क्या रहता? पूर्वी पाकिस्तान। और आपको पता है क्या होता कि ये वाला एरिया में पाकिस्तान ये एरिया किसको दे देता? आप आइडिया लगाइए, चाइना को दे देता। और चाइना यहाँ पे भी आके अपनी फौज खड़ा कर लेता। और ये फौज खड़ा करने के बाद हम लोग 3 ओर से घिर जाते लोग, इधर से भी घिर जाते लोग, और इधर से तो अभी घिरे, और ऊपर से चाइना से। भारत को इतना टॉर्चर करता, इसलिए इंदिरा गांधी ने इसको बहुत बेहतरीन ढंग से भांप लिया और उसने पहले ही इसको तोड़ दिया। और वो उस समय युद्ध के उस समय सेना प्रमुख कौन थे? मानेक शॉ थे। क्या थे? मानेक शॉ। पूरा नाम था सैम हारमूज जी, फ्रेम जी, जमशेद जी, मानेक शॉ। अब ये कौन है भैया? श्री हरि श्रीवास्तव। आपको ब्लॉक कर देते हैं, जाइए, आप कमेंट नहीं कर पाएंगे। एक ही कमेंट को आप 40 बार कर देते हैं, ब्लॉक हो गया। एक कमेंट को आप 200 बार करेंगे, पीडीएफ नहीं खुल रहा, आपके मोबाइल का प्रॉब्लम होगा, नहीं तो यहां से हम चेक कर लेंगे। ये समझ में आ गया? तो बांग्लादेश का पुराना नाम बताइए? पूर्वी पाकिस्तान। बांग्लादेश का पुराना नाम पूर्वी पाकिस्तान। अभी यहाँ प्रधानमंत्री कौन है? शेख हसीना है। ये एक मुस्लिम कंट्री है, यहाँ जनसंख्या बहुत ज्यादा है, जनसंख्या के मामले में बहुत भयानक हो गया है। ये बांग्लादेश आज पाकिस्तान से भी क्या है? आगे है, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन बांग्लादेश में आपसे क्वेश्चन जो पूछेगा उसको ध्यान से रखना है। बांग्लादेश जो है, यहाँ पर हम लोग का इससे बहुत अच्छा रिलेशन है और इसको बना के रिलेशन रखने लायक है, क्योंकि चाइना यहाँ एंट्री करना चाहता है। चाइना यहीं पर क्या करना चाहता है? एंट्री कर लेगा। अगर वो चाइना एंट्री कर लेगा तो दिक्कत हो जाएगा, क्योंकि नेपाल को पता ही है कि ओली साहब घूम रहे हैं चाइना के इशारे पर। और यहाँ पर जो एरिया देख रहे हैं, ये चिकन नेक, ये चिकन नेक बहुत जरूरी है भैया। ये बहुत पतला एरिया है, लगभग 33 किलोमीटर का। इतना पतला एरिया है कि अगर यहाँ पर चाइना आ जाए, जरा देखिए, यहाँ पर चाइना की फौज आ जाए ये एरिया में, और यहाँ पर बांग्लादेश अपना एरिया चाइना को दे दे, तो बहुत 1 घंटा लगेगा इस एरिया को काट देने में। और जैसे ये एरिया कट जाएगा, हमारा ये वाले राज्य क्या हो जाएंगे? अलग थलग पड़ जाएंगे। इसलिए इस पतले रास्ता को हम लोग सिलीगुड़ी कॉरिडोर या चिकन नेक कहते हैं। ये जब इंडिया पढ़ाएंगे तब बताएंगे। इसलिए बांग्लादेश से भारत का संबंध रहना जरूरी है, और अभी अच्छा संबंध भी है बांग्लादेश से। हालांकि बांग्लादेश शरणार्थियों को लेकर हम लोगों ने एनआरसी लाया था। एनआरसी में ये कहा गया था शुरुआत में कि जो लोग एनआरसी लिस्ट में नहीं आएंगे उन लोग को बांग्लादेश लौटा दिया जाएगा। लेकिन मोदी जी ने बांग्लादेश को स्पष्ट कर दिया कि किसी को लौटाया नहीं जाएगा। इसलिए अब वो शरणार्थी भारत में ही रहने वाले हैं। पॉलिटी के क्लास में आपको एनआरसी का टोटल चीजें पढ़ा दिया गया है। अब बांग्लादेश में 3 शहर बहुत महत्वपूर्ण है। बांग्लादेश का एक शहर जिसका नाम है चटगांव, वो नीचे इसका बंदरगाह है। बांग्लादेश का सबसे बड़ा बंदरगाह का नाम पूछेगा तो क्या कहेंगे? चटगांव बंदरगाह। बांग्लादेश का सबसे बड़ा बंदरगाह का नाम क्या है? चटगांव बंदरगाह। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? ये बेवकूफ सब ऐसा काम करता है ना, जिसका पीडीएफ नहीं ओपन हो रहा है, एक बार एप्लीकेशन अनइंस्टॉल करके चालू कर दो। यहाँ आके एक एक को हम बताएंगे। आपका मोबाइल पुराना वर्जन का है, क्या चीज है? आप लोग ऑनलाइन होशियार लड़का सबके लिए होता है, एक से एक बेवकूफ आता है। यहाँ लिखते जा रहा है सर, कमेंटे बंद कर देंगे। अगले बैच से आएंगे ना, कमेंट बंद कर देंगे। चुपचाप पढ़िएगा, चल जाइएगा। बेवकूफ नहीं सोचता है, सब नहीं हो रहा है तो फिर किसी दूसरे जो मोबाइल का होशियार है उससे कुछ पता कर लें। अमित कुमार सर, पड़ोसी में हमारा इंडोनेशिया आएगा कि नहीं? ये अभी जब हम आपको समुद्र पढ़ाएंगे तब बताएंगे। ले कौन बकलोलवा 36वां एडिशन लिया है किताब का? कोई भी किताब लिए रहेंगे आप, जो किताब खोले लिए हैं उसमें आप बांग्लादेश का खोल के देखेंगे, यहाँ पे मिलेगा चटगांव बंदरगाह।
जो भी बुक लिए हैं लोग एटलस, उसमें खोल के देखिए, नीचे मिलेगा चटगांव बंदरगाह। आपका क्वेश्चन पूछा हुआ था, क्वेश्चन में याद रखिए कि चटगांव में एक सैनिकों के लिए अंग्रेजों ने, पहले तो अंग्रेजों का कब्जा तो यहाँ तक था पूरे भारत में, उन्होंने अपना एक आर्मरी बनाया था, एक बहुत बड़ा गोदाम बनाया था जिसमें गोला बारूद रखा था। उसे किसने लूट लिया था? आंसर दीजिए। चटगांव शस्त्रागार यानी चटगांव की जो आर्मरी थी उसे किसने लूट लिया था? आंसर दीजिए। चटगांव शस्त्रागार किसने लूट लिया था? आंसर जल्दी। चटगांव शस्त्रागार लूटने वाला, आंसर दीजिए। चटगांव शस्त्रागार लूटने वाले का नाम बताइए। सूर्य सेन, वेरी गुड। सूर्य सेन, कल दरोगा वाले बैच में बताया था, सूर्य सेन ने लूट लिया था। चटगांव कहाँ है? बांग्लादेश में। सूर्य सेन ने इसे लूट लिया था और पूरे हथियार को किसको बांट दिया? अंग्रेजों को। पूरे हथियार को किसको बांट दिया? लोगों में बांट दिया। मटेरियल में ये लिखा हुआ है, जितनी चीजें हैं ना वो लिखा हुआ है, आपको लिखने की खास जरूरत नहीं है, वहां A to Z लिखा हुआ है, बस आपको एटलस खोल के इसको रंगना है। कहाँ पे है वो? एटलस खोल लिए, यहाँ पे रंगिए, चटगांव शस्त्रागार है, याद रहेगा। चटगांव बंदरगाह है जिसे चाइना लेना चाहता है, लेकिन चाइना एक तरह से डील को कंप्लीट भी कर दिया था। अचानक एंट्री हुई नरेंद्र मोदी और इनका शेख हसीना का। शेख हसीना दिल्ली आई तो मोदी जी जो थे वो प्रोटोकॉल तोड़ दिए। प्रोटोकॉल का मतलब होता है नियम कानून। नियम ये है कि प्रधानमंत्री किसी को रिसीव करने नहीं जाएगा, लेकिन मोदी जी कहें यार शेख हसीना आ रही है, हम जाएंगे रिसीव करने। मोदी जी रिसीव करके आए उनको, अब पता नहीं क्या क्या गाड़ी में बैठ के समझा दिए, ऐसे ऐसे आई शेख हसीना, प्रेस कॉन्फ्रेंस कहती हम चीन को नहीं देंगे। बहुत अच्छा, मोदी जी ऐसे समझाने में एक नंबर है। तो ये हो गया आपका चटगांव बंदरगाह। बांग्लादेश के बीचों बीच में देखेंगे तो एक शहर मिलेगा ढाका, जो उसकी राजधानी है, और वहीं पे मिलेगा नारायणगंज। आप एटलस खोल के बैठिए बांग्लादेश का, ढाका और नारायणगंज, ढाका और नारायणगंज, ढाका और नारायणगंज मिल जाएगा आपको अंदर, ढाका तथा नारायणगंज। ढाका और नारायणगंज मिल गया। जल्दी जल्दी ढूंढिए, जिनको नहीं मिल रहा है बांग्लादेश का नक्शा खोलिए। आपको पता होना चाहिए कि हम कहाँ पढ़ाने वाले हैं। अब बांग्लादेश के बाद म्यांमार पढ़ाएंगे। ये ढाका, ढाका बांग्लादेश की क्या है? राजधानी है। यहाँ जूट बहुत ज्यादा मिलता है। जूट समझते हैं ना, बोरा, जो ठंडी के दिन में जानवरों को ओढ़ा दिया जाता है बोरा, वो जूट के कपड़े यहाँ पे बहुत ज्यादा बनते हैं, जूट का। तो जूट का सबसे बड़ा मंडी जो है वो नारायणगंज में है। बांग्लादेश की राजधानी ढाका के करीब है। तो बांग्लादेश में बस 3 शहर याद रखेंगे, नारायणगंज जूट के लिए, ढाका राजधानी के लिए है, और चटगांव बंदरगाह है जो चीन लेना चाहता था लेकिन अभी नहीं ले पाया। ये हमारे लिए बहुत जरूरी है। बांग्लादेश से हमारी सबसे लंबी सीमा लगती है। हमारी सबसे लंबी सीमा किससे लगती है? बांग्लादेश से। हालांकि अगर बांग्लादेश से देखेंगे तो 3 विवाद है भारत का। क्वेश्चन आपको जब इंडिया पढ़ाएंगे ना, तो जब बंगाल पढ़ाएंगे, वेस्ट बंगाल, तो वहां बताएंगे पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश के बीच 3 विवाद चलते हैं, जो हमेशा क्वेश्चन आता है। एक न्यू मुरे द्वीप को लेकर विवाद चलता है, दूसरा 3 बीघा कॉरिडोर को लेकर विवाद चलता है, और तीसरा जो विवाद चलता है वो तीस्ता नदी को लेकर चलता है। तो ये बांग्लादेश जब पढ़ाएंगे ना, तो बांग्लादेश में हम आपको इस चीज को बताएंगे। अभी इसको बस याद रखेंगे, पूर्वी पाकिस्तान, ये समझ में आ गया। पूर्वी पाकिस्तान का नाम क्या हो गया? अब बांग्लादेश हो गया। हमसे इसका काफी अच्छा संबंध है। चिकन नेक किसके किसके बीच में है? तो भारत और बांग्लादेश के बीच का एक पतला रास्ता क्या कहलाता है? चिकन नेक कहलाता है। ये देश कौन सा हो गया? भूटान। और ये वाला कौन सा हो गया? नेपाल। बताइए, अब सार्क में कितने देश थे? सार्क में 8 देश। नीचे में कौन सा होगा? मालदीव, श्रीलंका, भारत, पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश। अब हम आंसर पूछते हैं आपसे, क्वेश्चन पूछते हैं, फटाफट आंसर दीजिएगा। बामियान किस देश में? आंसर चाहिए तुरंत। बामियान किस देश में? आंसर, बामियान किस देश में है? रुपेश कुमार जी, सर आप 9वां संस्करण ले लीजिए, ठीक है बाबू। बामियान किस देश में है? वेरी गुड, AF मतलब अफगानिस्तान। बामियान अफगानिस्तान में। आप बताएंगे फटाफट। ग्वादर बंदरगाह किस देश में है? ग्वादर बंदरगाह, ग्वादर बंदरगाह, ग्वादर 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 बंदरगाह पाकिस्तान, वेरी गुड। ग्वादर बंदरगाह पाकिस्तान। चटगांव, चटगांव का, चटगांव कहाँ पे? बांग्लादेश, वेरी गुड, बांग्लादेश। चटगांव बांग्लादेश।
चाइनवा देखिए क्या सोच रहा था, ओकरा ही समझ में नहीं आता कि यहाँ मोदी बैठल है। मोदी जी ऐसा खतरनाक है, एक साथ यहाँ शेख हसीना को कंट्रोल कर लेते हैं, उधर स्मृति ईरानी को कंट्रोल कर लेते हैं, हर जगह एक साथ। हालांकि आप इसे अन्यथा न लेंगे, ऐसे पढ़ाई में हंसी मजाक चलता है। ये बंदरगाह का नाम है चिटगांव बंदरगाह, इस बंदर का नाम है हम्बनटोटा बंदरगाह, श्रीलंका में नीचे है। यहाँ पर मालदीव में है माले बंदरगाह, और यहाँ पर है ये कौन सा ग्वादर बंदरगाह। चाइनमा चोट्टा क्या कह रहा था कि हमरा हाई वाला बंदरगाह दे दो, और यहाँ से यहाँ देख रहे हैं किसको घेर रहा है, चोट्टा भारत को घेर रहा था। किसको घेर रहा था? भारत को। नरेंद्र मोदी आए ना तो धज्जी उड़ा दिए उसका, कैसे समझिए। चटगांव बंदरगाह तो कैंसिल हो गया चटगांव बंदरगाह कैंसिल, तो ये रास्ता तो काम खत्म हो गया। और जितने बंदरगाह, जो भी जहाज हम्बनटोटा बंदरगाह पे जाती थी, भारत सरकार ने कहा कि भैया आप केरल या तमिलनाडु बंदरगाह पे आइए। तो हम्बनटोटा बंदरगाह जो बनाया गया है उस पर कोई जहाजें नहीं जाती है, जिस वजह से हम्बनटोटा एयरपोर्ट और हम्बनटोटा बंदरगाह अब किसी काम का नहीं है। तो ये रास्ता तो यहीं से कट गया। माले बंदरगाह को भी भारत के अब फेवर में आ गया, बच गया एक बस इसका ये ग्वादर बंदरगाह। तो ये ग्वादर बंदरगाह पर इतना ना कर्जा ले लिया है पाकिस्तान कि इस कर्जा को चुकाने के लिए उसको सऊदी अरब से पैसा मांगना पड़ता है कि चाइना को चुकाना है कर्जा। और पाकिस्तान को ये लगा था कि ये सड़क बन जाएगा तो इससे हम बहुत कमाएंगे, लेकिन भारत ने इस सड़क के बदले में एक और सड़क की घोषणा कर दिया। वो यहाँ पर है आपका चाबहार बंदरगाह, और यहाँ से सड़क लेके हम लोग रूस तक जाएंगे, लंदन तक यहाँ से। अब बताइए, जितना व्यापार होगा वो इस सड़क के रास्ते हो जाएगा और ये बंदरगाह के रास्ते। अब लो भैया तुम्हारा ये चीन का सीपीईसी पकड़ के बैठे रहो। हम लोग की नीतियां बहुत अच्छी हैं, बट इतना ना लेट नीतियां हो जाती हैं जिसका कोई हद नहीं। तो चटगांव बंदरगाह समझ में आ गया आपको। एशिया में अगर हम आपसे कहते हैं तो आप दिमाग में पहुंच जाएंगे कि नहीं। जैसे अगर हम कहते हैं सीपीईसी तो आपका दिमाग तुरंत जाना चाहिए, अरे भैया सीपीईसी इधर है। अगर हम आपसे कहते हैं चटगांव बंदरगाह तो आपके दिमाग में 1 सेकंड में आना चाहिए बांग्लादेश के बाद चटगांव बंदरगाह। हम आपसे कहते हैं हिमालय, दिमाग में तुरंत ऊपर रहना चाहिए। कहेंगे बामियान, तुरंत अफगानिस्तान होना चाहिए। काबुल कंधार अफगानिस्तान होना चाहिए। गजनी वगैरह अफगानिस्तान। हिंदुकुश पर्वत, तो हिंदुकुश पर्वत ये वाला एरिया है। कराची बंदरगाह ऐसे। अब तो ऐसा नहीं होगा कराची बंदरगाह कहाँ है, इधर तो नहीं है, ऐसा बेवकूफी तो नहीं करेंगे ना। समझ में आ रहा है आपको? किसी को कोई दिक्कत नहीं? आई वॉन्ट पीडीएफ इन इंग्लिश, यू शुड वेट फॉर 10 days। आप कौन है भैया? अभय कुमार सर, मैं औरंगाबाद से हूँ, आज मेरा पहला क्लास है। केबीसी मुकेश दुबे पूछ रहे हैं कि सर 3 दिन पहले चिकन नेक के बारे में कौन बनेगा करोड़पति में पूछा था। केबीसी में पूछा होगा भाई, ऐसा नहीं है। आपको इसमें हर एक चीजें मिलेंगी आपको जानने के लिए, हल्का सा बस आपको सब्र करना है। जिनका पीडीएफ नहीं खुल रहा है वो आपको एक बार अनस्टॉल करके फिर करेंगे, फिर पीडीएफ खुलेगा। वहां पर आपके मोबाइल के वर्जन का भी डिफरेंस हो जाता है, कौन सा वर्जन का मोबाइल है किसका नहीं है, उसमें ये सारी चीजें लिखी गई हैं। हम आपको मंगलवार या बुधवार को पीडीएफ में जो जो खाली जगह दिया गया है उसको भरवाएंगे। आप उसको दुकान पे जाके हार्ड कॉपी निकलवा लीजिएगा एक किताब के शक्ल में, हम उसको भरवाएंगे। अब हम आपसे ये वाला एरिया, सार्क एरिया देख लिए, देखिए ध्यान से। आप अगर दिमाग में बैठाएंगे ना तो आपके अंदर ये वाला एरिया दिमाग में बैठ चुका है। ये है मालदीव, टूरिस्ट के लिए है। श्रीलंका वाला बता दिए, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश बता दिए ना। किसी को कोई दिक्कत नहीं है? आसियान में एंट्री मारे, ये एरिया बता दिए ना एशिया का। आपके दिमाग में एशिया के एरिया, आसियान में एंट्री कर दें, जल्दी जल्दी बताएंगे। सिलीगुड़ी, अरे वही है सिलीगुड़ी। इंडिया आएंगे तब ना पढ़ाएंगे जी। विपुल कुमार, भोजपुरी में पीडीएफ। आप लोग मजाक करेंगे वो बंद कर देंगे। चलिए अब आसियान में एंट्री करते हैं। भारत सरकार जो है ना एक जगह गलती कर रही है हल्का सा। कहां पे गलती कर रही है? तो म्यांमार के साइड में। चलिए समझाते हैं। यहाँ आप शांति से समझिए आप लोग म्यांमार को। ये देश कौन सा है? म्यांमार है। म्यांमार जो है वो इंडिया को कनेक्ट कर देता है इस एरिया से।
म्यांमार पहले भारत का ही हिस्सा था। कमेंट बंद कर लीजिए अब आप लोग, सीधे यहाँ समझिए वरना समझ में नहीं आएगा। हम दूसरा नक्शा खोलने जा रहे हैं, बस आपको इतना आइडिया बता दे रहे हैं कि म्यांमार हमारे पूर्वोत्तर राज्यों से सटता है, नॉर्थ ईस्ट राज्यों से सट जाता है और इधर घुसने की कोशिश कर रहा है। कहाँ पर? चटगांव बंदरगाह से। और इस एरिया का हमारा डेवलपमेंट ज्यादा नहीं हुआ है, यहाँ डेवलपमेंट ज्यादा नहीं हुआ है। तो भारत ना म्यांमार का एक बंदरगाह है जिसका नाम है सितवे बंदरगाह, और ये सितवे बंदरगाह कलकत्ता से जोड़ दिया जाएगा। कौन से बंदरगाह को? कलकत्ता और सितवे बंदरगाह को जोड़ दिया जाएगा। तो क्वेश्चन पूछेगा कि कलकत्ता से म्यांमार के किस बंदरगाह को जोड़ा जाएगा? तो सितवे बंदरगाह को जोड़ा जाएगा। याद रखेंगे बंदरगाह का नाम सितवे बंदरगाह। और इसके बाद इसमें एक नदी आएगी, उस नदी पर बोट चलाया जाएगा। उस नदी का नाम है कालादान नदी। क्या नाम है? कालादान नदी। और कालादान नदी के बाद फिर इसे सड़क पर लाके इस एरिया से जोड़ दिया जाएगा। तो हमारा जो एरिया है बेहतरीन ढंग से जुड़ जाएगा इस एरिया से। आप कहेंगे कि भाई गवर्नमेंट तो पगला गई है, काहे पगला गई है? तो भैया हम यहाँ पानी वाली जहाज से आएंगे सितवे बंदरगाह तक, फिर उसके बाद नाव से जाएंगे हम लोग कालादान नदी पर, फिर सड़क से जाएंगे हम लोग कहाँ पर? सड़क से जाएंगे पूर्वोत्तर राज्य में। इस छोटे से प्रोजेक्ट में 3 जगह रास्ता बदलना है। एक कलकत्ता बंदरगाह से समुद्र, सितवे बंदरगाह से पानी, और उसके बाद आपका सड़क। इसलिए इसे मल्टी मॉडल प्रोजेक्ट कहा जाता है कालादान। इससे होगा क्या? चाइना को भारत की कमजोरी पता है कि भारत की कमजोरी है ये चिकन ने, काट देंगे तो यहाँ जाएगा कैसे, काट देंगे तो जाएगा कैसे। इसलिए भारत ने एक सड़क ले जा रहा है बांग्लादेश के रास्ते कि अगर हमारा चिकन ने कट जाएगा तो हम बांग्लादेश के रास्ते यहाँ सेना पहुंचा सकते हैं। अगर इसको भी काट दिया तो कालादान मल्टी मॉडल प्रोजेक्ट के तहत जा सकते हैं यहाँ से। तो ये सितवे बंदरगाह और कालादान प्रोजेक्ट अब क्या है, आप समझ में आ रहा है आप लोग को? ये सितवे बंदरगाह कहाँ पर है? म्यांमार में है। अब हम म्यांमार का नक्शा खोलते हैं। ये वाला एरिया आपका लिए हो गया। म्यांमार का नक्शा खोल देते हैं। ये म्यांमार है। म्यांमार का पुराना नाम बता सकते हैं? म्यांमार का पुराना नाम जल्दी जल्दी बताइए तो। म्यांमार का पुराना नाम? बेवकूफ कर रहा है। म्यांमार का पुराना नाम अफगानिस्तान था। म्यांमार का पुराना नाम बर्मा था। वेरी गुड, बर्मा। म्यांमार का पुराना नाम अफगानिस्तान नहीं था, बर्मा था। बैटरी चेंज कर दीजिएगा इसका। बैटरी दे दीजिए। भारत और म्यांमार के सीमा पे एक पर्वत है। इस पर्वत का नाम है आराकाम पर्वत। पर्वत का नाम क्या है? आराकाम पर्वत। क्वेश्चन फटाफट बताएंगे। भारत और म्यांमार को अलग करने वाले पर्वत का नाम क्या है? आराकाम पर्वत। इस पर्वत पर चाइना ने आतंकवादियों को खड़ा कर दिया है। उसका आर्मी का नाम है आराकाम आर्मी, जो हमारे सितवे बंदरगाह के प्रोजेक्ट को पूरा होने नहीं देता है। आगे आप समझिए इसमें। बाबू यूपीएससी में पूछा था कि भारत के जो नॉर्थ ईस्ट के स्टेट हैं, खास करके असम, नागालैंड, ये लोग डेवलप क्यों नहीं करते हैं? तो एक्चुअली इन लोग का डेवलप कब करेंगे? जब आप इसे इंटरनेशनल चीज से जोड़ेंगे। तो ये इधर का एरिया आपको भारत दिख रहा है, यहाँ तक तो किसी को दिक्कत नहीं है। भारत का ये वाला एरिया दिख रहा है। अब चाइना डेवलप करना नहीं चाहता है क्योंकि उनको पता है कि अगर हम कालादान प्रोजेक्ट लेते आते हैं और यहाँ से इसमें ले जाएंगे तो ये एरिया बहुत डेवलप हो जाएगा। इसलिए चाइना यहाँ क्या खड़ा कर दिया? आराकान आर्मी। तो भारत को भी करना चाहिए भैया, अपनी नेवी, एयरफोर्स, आर्मी को उठाओ, आराकान आर्मी को धो के रद्द कर दो। इससे हमें डबल फायदा, हमारे आर्मी वालों को एक बार प्रैक्टिस हो जाएगा, दूसरा आराकान आर्मी का सत्यानाश हो जाएगा,
तीसरा हमारा ये कालादान प्रोजेक्ट चालू हो जाएगा और यहाँ पर डेवलपमेंट हो जाएगा और चीन की मुंह टूट जाएगी, क्योंकि चीन उन्हें बचाने डायरेक्ट नहीं आ सकता है, क्योंकि उनको पता है कि वो आतंकवादी संगठन है। तो लेकिन भारत बड़ा सॉफ्ट नीति अपनाता है, इसमें एक बार सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक की जरूरत है। असल में मोदी जी अभी उन्हीं देख रहे हैं पाकिस्तान की ओर, एक बार इधर गर्दन घुमाए ना इधर म्यांमार की ओर, इधरों मारना जरूरी है। तो एक आराकाम आर्मी, याद रखिएगा क्वेश्चन पूछा हुआ है, ये एलडीसी में भी पूछा था, एमटीएस में भी पूछा था, यूपीएससी में भी पूछा था कि इंडिया और म्यांमार के बीच में कौन सा माउंटेन आता है। माउंटेन का नाम बता सकते हैं ना, कौन सा माउंटेन आएगा फटाफट? आराकाम पर्वत। कौन पर्वत? आराकाम पर्वत। पुराना नाम इसका बर्मा था, भारत शासन अधिनियम 1935 द्वारा ये अलग हो गया। म्यांमार जो है वो बौद्ध धर्म की अधिकता है। म्यांमार में कौन धर्म की अधिकता है? बौद्ध धर्म की अधिकता है। यहाँ पर दो सबसे बड़ी नदियां हैं, इन नदियों का नाम हमेशा पूछता है। एक का नाम है इरावती नदी, कौन सा? इरावती नदी। दूसरा का नाम है साल्वीन नदी। एक का नाम है इरावती नदी, दूसरे का नाम है साल्वीन नदी। ये क्वेश्चन पूछा हुआ था ये यूपीएससी में कि नक्शा दे दिया था, इसे भारत का नॉर्थ ईस्ट का नक्शा दे दिया था, उसमें ये नदी दिखा दिया था। बताइए कौन सी नदी है ये? तो ये नदी है इरावती और ये नदी है साल्वीन नदी। इरावती और साल्वीन नदी के बीच का एरिया बहुत उपजाऊ है। इरावती और साल्वीन के बीच का एरिया बहुत ही उपजाऊ है। इस एरिया को कहते हैं सान का पठार। कौन सा पठार? सान का पठार। सान का पठार किस देश में है? म्यांमार में है। सान का पठार किस देश में है? म्यांमार में। बोलते चलिएगा मेरे साथ से, सान के पठार के किस दिशा में इरावती नदी है? पश्चिम में है या पूरब में है? पश्चिम या पूरब? तो सान के पठार के पश्चिम में इरावती नदी और सान के पठार के पूरब में आपकी साल्वीन नदी। म्यांमार की दो सबसे बड़ी नदियां इरावती और साल्वीन। सान का पठार जो है वो धान की खेती के लिए फेमस होता है। तो किसान क्वेश्चन पूछेगा म्यांमार का मेन खेती का एरिया कौन सा है? तो सान का पठार है। प्लेट्यू ऑफ सान किसके किसके बीच में आएगा? म्यांमार और इरावती और साल्वीन नदियों के बीच में आएगा। म्यांमार में और इसके अलावा कुछ खास पर्वत ज्योग्राफिकली विशेषता नहीं है, लेकिन अगर म्यांमार का हिस्टोरिकली देखिएगा तो इसमें बहुत ज्यादा चीजें हैं म्यांमार के बारे में। जैसे म्यांमार का पुराना राजधानी जो था रंगून थी। म्यांमार की राजधानी क्या थी? रंगून। अभी क्या हो गया? नेपेताओ। आप देखिए वहीं पे रंगून मिलेगा, उसके ऊपर नेपेताओ मिलेगा। म्यांमार की पुरानी राजधानी रंगून, जहां अंतिम मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर का मकबरा है। 1857 की क्रांति में वो क्या किए थे? नेतृत्व किए थे, जिस कारण उन्हें कहां भेज दिया गया? रंगून भेज दिया गया था। तो पुरानी राजधानी क्या थी? रंगून। अभी की राजधानी क्या है? नेपेताओ। अभी की राजधानी नेपेताओ। कितने लोग बता सकते हैं ये कौन सी नदी है? इस नदी का नाम बताइए। ब्लैक कलर वाली नदी का नाम बताइए। ब्लैक वाली नदी कौन सी है और रेड वाली कौन सी है? ब्लैक नदी कौन सी है और रेड नदी कौन सी है? ब्लैक नदी का नाम बताइए, जो ब्लैक कलर से बताएं। ब्लैक कलर से इरावती। रेड कलर से कौन सा है? रेड कलर वाली बताइए तो। ब्लैक वाली तो इरावती है, वेरी गुड। रेड कलर वाली साल्वीन, वेरी गुड, साल्वीन। चलिए साल्वीन। हम इसमें दो गोला बनाए हैं, देखिए एक रेड कलर का गोला है, बताइए ये कौन सा एरिया है? एक रेड कलर का गोला है और एक ब्लैक कलर का गोला है। रेड वाला गोला क्या है? आंसर दीजिए, रेड वाला गोला क्या है? रेड वाला, रेड गोला क्या है और ब्लैक गोला क्या है? रेड वाला सर साल्वीन है। भाई साल्वीन थोड़ी है, रेड वाली नदी ना साल्वीन है। रेड वाला गोला सान का पठार, वेरी गुड, सान का पठार। और ब्लैक वाला क्या है? रंगून। ब्लैक वाला क्या है? रंगून। ब्लैक वाला एरिया है रंगून। पुरानी राजधानी क्या थी? रंगून। आप गाना सुने ना, मेरे पिया गए रंगून, वहां से किया है टेलीफोन की तेरी याद सताती है। समझ में? पहले रंगून लोग जाते थे घूमने वगैरह, आप लोग अच्छा से समझते होंगे। लेकिन हम लोग शुरुआत से ही हमारी परंपरा क्या रही है? वसुधैव कुटुंबकम। लेकिन अगर कोई हमारी संस्कृति का फायदा उठाकर अगर हमको लतियाने की कोशिश करे तो हम लोग याद रखेंगे हम वही हिंदुस्तानी है जिन्होंने महाभारत करा दिया था। हम वही हिंदुस्तानी है जो लंका में आग लगा दिए थे। तो केवल हम वसुधैव कुटुंबकम नहीं जानते हैं। नेहरू ने कुछ अच्छाइयां भी किया तो नेहरू के पीठ पर कुछ लोगों ने छुरा भी भोंक दिया।
भारत का म्यांमार से बहुत अच्छा संबंध था। तो ये है हमारा म्यांमार। म्यांमार ने भारत से कहा कि आप हमको एक ठो आइलैंड दे दीजिए। तो भारत का यहाँ पर अगर देखेंगे तो ये आइलैंड है अंडमान निकोबार। गहराई से समझिएगा इस चीज को, कैसे हमारे साथ धोखा किया गया। तो भारत ने ऊपर में एक बंदर द्वीप था जिसका नाम, आइलैंड का नाम था कोको आइलैंड। क्या नाम था? COCO। ये कोको आइलैंड कहाँ है? तो अंडमान के ऊपर है और म्यांमार के नीचे है। क्वेश्चन कहेगा म्यांमार और अंडमान के बीच में कौन सा आइलैंड है? कोको आइलैंड है। जबकि नीचे में एक और आइलैंड है जिसका नाम है कोकोस। तो हम कोकोस की बात नहीं कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं कोको आइलैंड की। किसकी बात कर रहे हैं? कोको आइलैंड की। तो म्यांमार और अंडमान के बीच में आइलैंड का नाम क्या है? कोको आइलैंड। तो म्यांमार ने कहा भारत से कि ये आइलैंड हमें दे दीजिए क्योंकि हिस्टोरिकली इस पर हमारा अधिकार है, लेकिन उस पर भारतीय सेना का कब्जा था। तो जवाहरलाल नेहरू ने इसे एक गिफ्ट की तौर पे दे दिया कि भाई हमारे पास इतने ज्यादा द्वीप है, एक छोटा सा द्वीप है, रियली में दे दिएगा तो देने से ज्यादा तकलीफ नहीं है। तकलीफ साला ये हरामी अब पैदा किया है। कैसे पैदा किया है कि यहाँ सेना का शासन हो गया और ये चोट्टा उठा ना, तो ये वाला द्वीप किसको दे दिया? चाइना को दे दिया। कि चाइना, यहाँ चाइना को दे दिया, वो भाड़ा पे दे दिया। और चाइना ने यहाँ पर अपना ट्रांसमीटर और रडार लगा दिया है। ट्रांसमीटर और क्या लगा दिया? रडार लगा दिया। इससे दिक्कत क्या है कि भारत का ये जो अब्दुल कलाम द्वीप है, यहाँ मिसाइलों का परीक्षण होता है और यहाँ आपका सतीश धवन जो है यहाँ पर प्रक्षेपण केंद्र है, श्रीहरिकोटा, यहाँ से रॉकेट का परीक्षण होता है। ये चोट्टा यहीं से दोनों को नजर रख सकता है। तो आप बताइए, इसमें नेहरू ने तो ये सोच के दिया कि हमसे रिश्ते अच्छे हो जाएंगे, खामखा में अभी देश आजाद हुआ है, विवाद में क्या फंसे। लेकिन इस हरामी की ना गलती है कि नौटंकी किया है। और भारत के प्रधानमंत्री लोगों की भी गलती रहती है। चाहे वो नेहरू ने गलती कर दिया तो एक प्रधानमंत्री गलती करेगा तो दूसरा सुधार भी तो सकता है। इंदिरा गांधी जब एक देश अलग करा सकती है तो इंदिरा गांधी सुतल थी कि ये कोको द्वीप ले ले। हालांकि इस वक्त इंदिरा गांधी के समय ये चाइना को नहीं दिया था, लेकिन मनमोहन सिंह के समय चाइना को दे दिया। मनमोहन सिंह हाथ पे हाथ रख के चले गए। मोदी जी का भी ये वो कार्यकाल हाथ पे हाथ रख के निकल गया और ये भी निकलेगा, क्योंकि मोदी जी तो इसको कभी सीरियस ले ही नहीं रहे। मोदी जी को भी कहना चाहिए कि भैया देखो म्यांमार, हमने तुमको, हमारे जो जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री थे, हमने तुमको गिफ्ट दिया था। तो ये बात सही है, हम तुमको गिफ्ट आज भी देते हैं, लेकिन हमारे शत्रु देश को तुम यहाँ बचाओगे, ले आओगे तो हम ये गिफ्ट वापस ले लेंगे। तो आप डिसाइड करो भैया कि तुम ये म्यांमार, तुम चाइना को वापस भगाओगे कि हम द्वीप ले ले। तो इस पे म्यांमार चोट्टा साला कुछ बोलेगा नहीं, तो भारत को कुछ नहीं करना चाहिए। भारत को वैज्ञानिक मुंबई में बैठे हैं सब भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर पे, इन वैज्ञानिकों को कहना चाहिए कि भैया तुम एगो नया परमाणु बम लाओ और तुम यहाँ पर अंडमान निकोबार में छोड़ दो। हम उस पे नहीं छोड़ेंगे, अपने यहाँ एकदम ऊपरा वाले पोर्शन पे छोड़ेंगे। इतना भयानक फटेगा कि सुनामी आ जाएगा। हमारे लिए ये एरिया तनी सा डूबेगा, उसका पूरा डूब जाएगा। हम तो डूबे सनम, तुम्हें भी ले डूबेंगे। समझ में आ गया? कभी कभी पैर बुरी तरह फंस जाता है ना, तो काट के निकाल दिया जाता है। शरीर में कैंसर नहीं रखना चाहिए, ये हमारे लिए कैंसर बन के आया। या तो चाइना को भगाओ, नहीं तो साले हम तुमको बर्बाद कर देंगे। तो जब तक हमारे देश में एग्रेसिव नहीं रहेगा तो नहीं हो सकता है। समस्या इस बात का है कि आज कोई मीडिया वाला साला हरामी ये सवाल पूछने वाला नहीं है मोदी जी से, या उनको ये सलाह देने वाला नहीं है कि मोदी जी आप म्यांमार को भगा दिए, वहां से आप चाइना को भगा दिए। हम रियली कहते हैं कि हमें म्यांमार से कोई दुश्मनी नहीं है, हम वसुधैव कुटुंबकम के मानने वाले हैं। हम आज भी ये कहते हैं कि तुम वहां रहो, बल्कि खुशहाल रहो, भगवान से दुआ करते हैं। लेकिन तुम साले वहां हमारे दुश्मन को क्यों लिए? हमारी तो संस्कृति थी, हमने अपना परिचय दिया कि तुम मांगे हम तुमको दे दिए। तुम्हारी यही संस्कृति है, तुम हमारे दुश्मन को ले आती है। कोई दिक्कत नहीं, हमारी ये भी संस्कृति है कि हम बदला भी लेते हैं और ये लिया जाएगा। इस बात को लिख के रखिए कि कहीं आपको सौभाग्य प्राप्त हुआ कि भारत के आप प्रधानमंत्री बनिएगा तो हमारे लिए ये गुरु दक्षिणा समझ जाइएगा कि आप इसको लेकर आइएगा, और तब हम समझेंगे कि हमारा शिक्षक बनना इस जीवन में सफल हो गया, कि हमारा कोई विद्यार्थी प्रधानमंत्री बना। और आंख में आंख डाल के AK-47 दिखा के लेके आना है कि साले या तो वहां से चाइना से भगाओ, नहीं तो हम तोरा बर्बाद कर देंगे यहाँ पे। तब सब ये समझेंगे। सब ये गलती हो रही है लेकिन कोई समझाने वाला नहीं है। हम सब लोग तो भक्ति में लगे हुए हैं। भाई देश जा रहा है, आप इसको समझिए ना। मीडिया वाले सालों को क्या मतलब बनता है? उधर एगो अंजना बैठी है, एगो रूबिका बैठी है, सबको कोई मतलब ही नहीं। समझ में आ रहा है कि नहीं सर? लड़के लेंगे एकदम, कैसे नहीं लड़के लेंगे यहाँ पर हम लोग। क्या देखो भाई, जिनको करना चाहिए वो ना करेंगे। भाई हम तो शिक्षक है ना, हम ज्यादा बोलेंगे यूट्यूब पे तो कहेगा सबकी, रे तुम मोदी विरोधी हो गया। हम मोदी विरोधी हैं? हम तो भारत को बढ़ाने के लिए बात कर रहे हैं, इसमें विरोधी की बात कौन सी है? हाँ? और अपने देश की बात करना विरोध कहलाता है, तो समझ जाओ कि हम विरोधी हैं। आगे समझ। इसीलिए ये सब बात हम यूट्यूब पे नहीं बोल सकते। यूट्यूब पे बोलेंगे ना तुरंत बवाल हो जाएगा।
ये समझ में आ गया? अंडमान निकोबार समझ में गया? संकल्प लीजिए आप लोग भी कि यदि आपको सौभाग्य प्राप्त हुआ भारत के प्रधानमंत्री या सलाहकार बनने का तो इसे लेकर आएंगे। ये संकल्प हर हिंदुस्तानी के सीने में रहना चाहिए कि हम लेकर आएंगे यहाँ पर। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? और लेकर आइए वहां पर भव्य, और वहां बनाइए ना, आपको जो मनाना है बनाइए, वहां राम मंदिर बनाइए, कृष्ण मंदिर बनाइए, आपको मस्जिद बनाना है, जो गिरजाघर बनाना है, जो बनाइए, हमारा देश है, आप उसको लाइए। हमारा मकसद क्या है कि बस तुम हम देख रहे हैं कितना सीक्रेट जगह दिया है, यहाँ से हमारे दो चीजों पे कब्जा कर लिया, कितना बेहतरीन लगेगा वहां पर। टूरिस्ट प्लेस बना दीजिए, सोचा सब लोग वहां घूमने जाएंगे और हमें अपनी बहादुरी की याद रहेगी, चोट्टा तुम चाइना को दिया था, देख हम वहां आते हैं वहां बनाने के लिए। समझ में आया कि नहीं? जो मन वहां बनाइए, म्यूजियम बनाइए, मंदिर मस्जिद बनाइए, सब बना दीजिए यहाँ पर। लेकिन कम से कम जो देश की जमीन भूली गई है आप उसको सुधारिए, आगे बढ़िए। समझ में आ गया कि नहीं? म्यांमार समझ में आ गया? म्यांमार का पुराना नाम क्या था? बर्मा। भारत शासन अधिनियम 1935 द्वारा ये अलग हो गया। इसकी पुरानी राजधानी रंगून थी, अभी की राजधानी नेपेताओ है। भारत और म्यांमार की सीमा पर एक पर्वत है, इस पर्वत का नाम है आराकान पर्वत। इस पर्वत के पास यहाँ पर एक राज्य है जिसका नाम है रखाइन। यहीं के लोग एक आतंकवादी संगठन बना लिए जिसका नाम है आराकान आर्मी है, जिसको फंडिंग चाइना देता है और ये हमारे बंदरगाह प्लान को रोकता है। यहाँ हमारा कालादान मल्टी मॉडल प्रोजेक्ट है, यहाँ से यहाँ हम लाएंगे किससे लाएंगे? सितवे बंदरगाह तक जहाज लाएंगे, फिर पानी वाली जहाज जाएगी और पानी वाली जहाज जाने के बाद फिर यहाँ से यहाँ हमारा सड़क जाएगा। इसलिए इसे हम लोग क्या कहते हैं? मल्टी मॉडल प्रोजेक्ट कहते हैं। कौन सा प्रोजेक्ट कहेंगे? मल्टी मॉडल, ताकि तीन चीजें हैं। इसको सबसे बड़ी बाधा कौन दे देता है? आराकान आर्मी दे देती है। समझ में आ गया कि नहीं आया? तो म्यांमार को भी समझ के रहना चाहिए। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? किसी को दिक्कत? आ गया? अरे बकलोल भाई, अनइंस्टॉल के बाद भी नहीं दिख रहा है तो तू शांति से रहो, हम चेक करके कल बताएंगे। सर यूट्यूब पर भी बताइए, हम लोग आपके साथ हैं, हमको पता है आप लोग अपने साथ हैं हमारे। लेकिन कुछ लोग जो है ना वो ये नहीं देखते हैं कि हम बोल क्या रहे हैं, ये नहीं देखते हैं हम देश के लिए बोल रहे हैं। कुछ लोग बस क्या देख लेते हैं कि मेरे नाम के आगे क्या लिखा है? खान। समझ आ गया? इसलिए समस्या ये है। आगे बढ़ते हैं। म्यांमार समझ में आ गया होगा आप लोग को। ये वाली नदी कौन सी है? इरावती। ये वाली साल्वीन। बीच में कौन सा पठार है? इरावती साल्वीन, सान का पठार है। कौन सा पठार? सान का पठार। म्यांमार में हाथियां वगैरह ज्यादा पाई जाती हैं, हालांकि थाईलैंड में हाथियां ज्यादा। म्यांमार में ना महात्मा बुद्ध की बहुत ज्यादा पूजा होती है। यहाँ पर एक बहुत बड़ी समस्या क्या थी आपको बता ही देते। तालिबान के लोगों ने क्या गिरा दिया? बामियान की मंदिर, महात्मा बुद्ध की मूर्ति गिरा दिया। तो यहाँ इन लोगों ने मुसलमानों को गोली मार के गिरा दिया। यहाँ पर क्या बात करें, यहाँ पे भी किसी को कोई दिक्कत? विराथू था जो यहाँ पर रोहिंग्या मुसलमानों को मारने वाला नेता का नाम था विराटू। विराटू उस समय का बहुत खतरनाक नेता था। ये 2014-15 की घटना है, अभी की नहीं है। समझा क्या? 16 की घटना, 15-16 की। आगे देखते हैं हम। सर आपने क्यों यूपीएससी सॉल्व नहीं किया? यूपीएससी का क्वेश्चन सॉल्व करा देंगे बाबू, अभी टाइम नहीं है। सीतुए प्रोजेक्ट इफेक्ट करेगा कोको की वजह से। देखिए बाबू, सीतुए प्रोजेक्ट को इफेक्टेड कर देगा कोको की वजह से। हम कोको वापस थोड़ी ले रहे हैं उससे, हम कह रहे हैं यहाँ से चाइना को वापस कर दो। ये कोई मतलब बनता है कि एक हाथ काट देगा नहीं तो दूसरा? ये कोई मतलब बनेगा? यहाँ पर सीत में नहीं देगा, नहीं देगा। हमारा कोकोस उससे ज्यादा खतरनाक है। हम क्या कह रहे हैं कि भैया तुम कोकोस लो, तुम्हें मन है तो बोलो हम कोको वाले पर होटल बना देते हैं अपने पैसा से, बोलो हम बिजली घर बना देते हैं, हम हर एक सुख सुविधाएं दे देते हैं। हमने अफगानिस्तान को दिया कि नहीं दिया? क्या पैसा लिए? फ्री में बना के दिए हम लोग। हम इसको दे देंगे लोग। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? लेकिन हमारा कहना है कि हमारे भारत माँ की जो जमीन है इसे कोई गिरवी नहीं रख सकता है हम लोग के आगे। छीन के लेके आएंगे हम लोग, कोई दिक्कत नहीं है। जिस तरह से चाणक्य ने चंद्रगुप्त मौर्य को पैदा किया और मतलब कहने का सेंस उसको राजा तक बनाया और उसे आगे ले जाएगा और उसके मदद से वो धनानंद के अत्याचार को खत्म किया। मेरा भी प्रण है कि हम पढ़ा के एक ना एक दिन तो ऐसा एक अपने लिए चंद्रगुप्त मौर्य खड़ा करेंगे और वह लेके आएगा हमारा कोकोज, और उस दिन हम समझेंगे कि भारत माँ का कर्ज हमने चुका दिया और मेरा जीवन सार्थक हो गया। आप टेंशन नहीं लीजिए, हम काम कर रहे हैं। हमारा नीति बहुत दूर तक है। यहाँ पर कोई ना कोई तो आएगा जो वापस लेकर आएगा। आगे वाला देश है जिसका नाम है थाईलैंड। ये वाला देश का नाम क्या है? थाईलैंड। थाईलैंड के बारे में समझते हैं। म्यांमार का पड़ोसी है थाईलैंड, बट चाइना से इसकी बॉर्डर नहीं लगते हैं। म्यांमार का बॉर्डर चाइना से नहीं लगता है। देखिए सॉरी, म्यांमार का लगता है, थाईलैंड का नहीं लगता है। ये पकड़ो भैया, देखो ये वाला जगह कौन सा है? थाईलैंड। दिख रहा है आप लोग को? जगह कौन है? थाईलैंड है। इसको कलर कर देते हैं।
आप ही लोग में से लाइएगा भाई, मेरा सपना पूरा करिए। थाईलैंड जो है यहाँ पे हाथियां बहुत ज्यादा होती हैं, यहाँ कई हाथियां सफेद रंग की होती है। तो थाईलैंड को अक्सर क्वेश्चन पूछता है सफेद हाथियों का देश किसे कहते हैं? थाईलैंड को कहते हैं। थाईलैंड जो है ये डेवलप कंट्री है, ये टूरिस्ट के लिए यहाँ लोग ज्यादा जाते हैं। बैंकॉक टूरिस्ट, ये सब ये लोग यहाँ पर ज्यादा जाते हैं। यहाँ का कल्चर में टूरिस्ट ज्यादा है यहाँ पर थाईलैंड में। थाईलैंड जो है इलेक्ट्रॉनिक्स चीज को उत्पादन में बहुत ज्यादा है। थाईलैंड में एलईडी टीवी ना 2000 रुपए में टीवी मिल जाती है थाईलैंड में। समझ आगे कि नहीं? ये देश कौन सा है आपका? थाईलैंड। थाईलैंड में बैंकॉक जो जगह है वो थाईलैंड की राजधानी है। बैंकॉक से थोड़ी दूरी पर एक जगह है जिसका नाम है फुगेट। फुगेट जो है टूरिस्ट प्लेस के लिए बहुत ज्यादा फेमस होता है, टूरिस्ट के लिए। तो ये आपका हो गया भैया, आपका कौन सा जगह? थाईलैंड। थाईलैंड जो है ये इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए ज्यादा। अब भारत ने इसके इलेक्ट्रॉनिक्स पर बैन लगा दिया है, क्योंकि अगर ये इलेक्ट्रॉनिक की दुनिया में भारत में एंट्री मारेगा ना तो फिर भारत के इलेक्ट्रॉनिक बाजार क्या हो जाएंगे? बंद हो जाएंगे। इसकी अगर बाउंड्री देखेंगे तो इसकी बाउंड्री चाइना से नहीं लगती है। दिख रहा है आपको? चाइना से इसकी बाउंड्री नहीं लगेगी। ये चाइना है, इससे बाउंड्री इसकी नहीं लगती है थाईलैंड से। आगे बढ़े, क्या हो गया भाई? आप दुस्साहसी हैं सर जी। भैया दुस्साहसी कैसे हैं हम? अपने देश की जमीन मांगना दुस्साहस नहीं, साहस कहलाता है। ये पाकिस्तानी ये बोलता है जो लग रहा है दुस्साहसी है। अपनी जमीन की वापस मांगना दुस्साहस नहीं कहलाता। दुस्साहस तो म्यांमार की है कि हमारी गिफ्ट की जमीन पे तुमने हमारे दुश्मन को बैठाया। थाईलैंड हो गया। थाईलैंड में कुछ ज्यादा चीजें नहीं, एक ही चीज क्वेश्चन पूछेगा थाईलैंड में, करा नहर। देखिए ये वाला जो एरिया अगर आप देखेंगे ना तो ये नीचे का एरिया, यहाँ सिंगापुर है। यहाँ कौन सा देश है? सिंगापुर। तो ये कोई भी जहाज अगर वो ताइवान से आ रही है या चाइना से आ रही है या फिलीपीन से आ रही है या जापान से आ रही है, इनको लास्ट में एक ही रास्ता होकर इस पतले से रास्ते से निकलना रहता है। इसे को हम लोग कहते हैं मलक्का। इस पतला रास्ता को क्या कहते हैं? मलक्का। क्या कहेंगे? मलक्का। अब मलक्का में यहाँ पर सिंगापुर है। कोई भी जहाज जापान से चली है, कहीं से चली है, यहाँ आके पेट्रोल डीजल खाना पीना यहीं से भरती है, जिस वजह से सिंगापुर बहुत डेवलप हो गया। लेकिन सिंगापुर की इस डेवलपमेंट को देखकर इसको थाईलैंड को थोड़ा खटक गया। थाईलैंड ने कहा कि हम सिंगापुर से भी छोटा एक नहर बनाएंगे। तो ये एक नया नहर बनाने के लिए सोच रहा है। इस नहर का नाम है करा नहर। अगर ये नहर बन जाएगा तो इन जहाजों को बड़ा इजी होगा, यहाँ से निकल जाएंगे सर। देखिए रास्ता बचेगा कि नहीं बचेगा? बच जाएगा। तो इस नहर का नाम क्या है? करा नहर है। अभी फिलहाल करा नहर को चाइना बनाने वाला था, इसे रोक दिया गया है। और यह कहकर रोका गया है कि इस नहर के बनने से यहाँ पर इकोलॉजिकल चेंज आएगा, पर्यावरण में बहुत ज्यादा बदलाव आ जाएगा। इस वजह से इस करा नहर को रोका गया है। अब चाहे करा नहर बने या ना बने, इससे भारत को इफेक्ट नहीं पड़ेगा। इफेक्ट मेन पड़ने वाला है किसको? सिंगापुर को इफेक्ट पड़ने वाला है। कोई भी देश आएगा यहाँ से, मान लीजिए चाइना यहाँ से हथियार लेके आ रहा है, अब वो ससुरा सिंगापुर से आए या फिर वो लेके आए कहाँ से? करा नहर से लेके आए, कहीं से भी, उसके लिए यहाँ उसकी मौत खड़ी हुई है हमारा अंडमान निकोबार। आओ ससुरा, यहीं से थुथुर पे जैसे निकलेगा थुथुरे पे मार देंगे। इधर से भी आएगा एक मिसाइल दाएं दे, इधर से भी एक मिसाइल। इसलिए चाइना को डर लगता है कि यहाँ अपने बाबूजी से टक्कर लेंगे ना तो यहाँ उस छठी का दूध याद दिला देगा। कहाँ पर? अंडमान निकोबार में। किसी को कोई दिक्कत है? समझ में आ रहा है आप लोग को? थाईलैंड सफेद हाथियों का देश थाईलैंड, राजधानी बैंकॉक, टूरिस्ट के लिए फेमस होता है। करा नहर बना रहे हैं यहाँ पर। कौन सा नहर? करा नहर। आप अपने नक्शा में देखेंगे करा नहर, एटलस खोलेंगे यहाँ पे करा नहर होगा। नहीं होगा तो आप कैसे भी करके ढूंढिएगा करा नहर। समझ आ गया कि नहीं आ गया? आगे बढ़े, किसी को कोई दिक्कत नहीं? करा नहर बने। पटकाई बूम क्या है? वो इंडिया पढ़ाएंगे तब पढ़ाएंगे सर। आसियान में 11 कंट्री है। तिमोर लिस्ट, तिमोर लिस्ट आसियान में शामिल नहीं है। आगे बताएंगे बाबू। यंगून लिखा है बुक में, वेरी अच्छा है बाबू। पहले रंगून नाम था, बाद में क्या हो गया? रंगून हो गया। अच्छा संदीप कुमार जी, सर आप, हम दूरदर्शी बोले हैं, आप दुस्साहसी समझ गए हैं। वे सॉरी भाई वो दुस्साहसी बोल लिए, हमको थोड़ा सा कमेंट दूर से ना, हमको लगा दुस्साहसी बोले। वो कहें कि सर आप बहुत दूरदर्शी हैं। हम पढ़ लिए दुस्साहसी, हम उसको बोल दिए पाकिस्तानी सॉरी भाई।
और बुढ़ापा में आंख सब गड़बड़ हो जाता है। चलिए कोई बात नहीं, दूरदर्शी नहीं बाबू। देखो, हर व्यक्ति को अपने देश प्रेम होता है। हम बस एक ही चीज जानते हैं कि तुम पाकिस्तान वाले रहो या बांग्लादेश या चीन वाले, खुश रहो यार जहां भी रहो, लेकिन हमारे भारत को इज्जत की नजर से देखो। इज्जत की नजर से नहीं देख सकते हो ना, मत देखो, तुमसे उम्मीद नहीं रखते, लेकिन भारत के प्रति बुरा मत सोचो। हमारा बस यही सपना है। कभी हमको क्या मतलब बनता है चाइना तुम आगे चले जाओ, भाई पाकिस्तान तुम भी आगे चले जाओ, तुम भी खुशहाल रहो। हम लोग तो यही सिखाया गया बचपन से, वसुधैव कुटुंबकम। बांग्लादेश तुम भी खुश रहो, लेकिन इसका मतलब क्या हुआ? जो तुम खुश रहेगा तो हमको दुखी कर देगा, इसलिए तुम खुश मत रहो। आगे देखो, एक और चीज देखिए, भारत ने ना एक दिमाग लगाया। एक बात बताइए, क्रिकेट में कहा जाता है बैकफुट पर खेलने से अच्छा है फ्रंट फुट पर जाके छक्का मारिए, तगड़ा लगेगा। तो भारत सरकार ने कहा कि एक काम करते हैं, फ्रंट फुट पर खेलते हैं। तो फ्रंट फुट पे कैसे खेला जाएगा? तो मनमोहन सिंह जब प्रधानमंत्री थे, उस प्रोजेक्ट को अभी तक कंपनी को इस पे आगे बढ़ाना चाहिए। हालांकि मोदी जी आगे बढ़ रहे हैं, बट स्पीड थोड़ी सी धीमी है। हम लोग एक हाईवे बना रहे हैं, सड़क बना रहे हैं, और वो सड़क जानते हैं कहां तक जाने वाला है? सिंगापुर तक जाने वाला है। यहां से ये सड़क जाएगा ऐसे, ये देखिए सिंगापुर तक। ये ना हुआ फ्रंट फुट पर। युद्ध के समय में हमारे टैंक, हमारे तोप, जितने आर्मी के हथियार हैं, इसी हाईवे पर बैठकर चलो रे भैया, तो हम दूसरे दुनिया की सैर कराते हैं। और यहाँ टुकुर टुकुर देकर मार ससुरा थोड़ा इन्हें मार देंगे, और जो बचल कुचल इधर जाएगा उसको ही मार देगा सब। अब आप बताइए, इस प्रोजेक्ट को क्यों धीमा कर रहे हो भैया? इससे क्या होगा? युद्ध के समय में फायदा होगा, हमारा यहाँ सीमेंट उद्योग बढ़ेगा, रोजगार मिलेगा, पूर्वोत्तर भारत के लोग इधर सिंगापुर से जुड़ जाएंगे, डेवलपमेंट होगा। तो जो हमारे यहाँ व्यापार होता है, इतने देशों से व्यापार सीधे यहाँ होगा। ये वाला एरिया जो है, जो अति पिछड़ा भारत में आता है, ये अति पिछड़ा भारत का दिल्ली और मुंबई से ज्यादा डेवलप हो जाएगा। बताओ ना, दिल्ली में कौन देश से आता है व्यापार? नहीं ना आता है, इधर ही उधर से आता है। यहाँ देखिए ना, इतने देशों की कनेक्टिविटी हो जाएगी। तो हम हिंदुस्तानियों ने पूर्वोत्तर भारत वालों से माफी मांगते हैं, क्योंकि हमने आपको बर्बाद किया। पूर्वोत्तर भारत वालों के विकास में बाधा, उनको पिछड़ा रहने के लिए हमने मजबूर किया, क्योंकि हमारे पास एक मास्टर प्लान नहीं है। वहां संसद में आधा तो हम लोगों ने संसद में अनपढ़ों को भेज दिया है। क्या नियम बनाएगा? जो बकलोलों को पता नहीं है आसियान में कई गो देश, कहेगा सिंगापुर तो उन्हें खोजेगा सब, काबुल के पास। सिंगापुर इधर है क्या? सिंगापुर है, कौन सी डेवलप करेगा सब? समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? तो हम लोग को हर तरह से रेडी रहना है। देखिए ना, हम लोग कितना बेहतरीन प्लान बनाए। बांग्लादेश के थ्रू भी जा सकते हैं, कालादान और सितवे बंदरगाह के थ्रू भी जा सकते हैं, और ये हाईवे से भी जा सकते हैं। इतना होने के बाद कोई रोक सकता है इनके डेवलपमेंट को? नहीं। लेकिन अभी ना कालादान प्रोजेक्ट चालू है, ना सितवे चालू है, ना बांग्लादेश से चालू है, ना ये सड़क चालू है। और वो लोग भी शिक्षा के अभाव के कारण आवाज नहीं उठाते हैं। उनका कोई प्रतिनिधि भी नहीं है संसद में, उन लोग का शकल भी भारतीयों से नहीं मिलता है, नेपाली टाइप के लगते हैं। तो आधा तो हिंदुस्तानी समझता है कि विदेश का है, तब वो बोलता है विदेश के थोड़े, हम आसाम के हैं, अरुणाचल प्रदेश के। हद है भैया, अपने देश वालों को नहीं पहचानते। तो इसमें हम लोग को शर्म आती है। कोई बात नहीं भाई, एक ना एक दिन आएगा जब ये भी बदलेगा। तो ये समझ में आ गया, थाईलैंड आगे बढ़े, क्या बोलता है सर? कोको वाला अजय कुमार कह रहे हैं सर, कोको वाला वीडियो डाल दीजिए। किस पर? यूट्यूब पर डाल दे। चलिए बाबू डाल देते हैं, ठीक है। आप लोग सपोर्ट में रहिएगा, वरना हमारा गरिया नहीं लगता है सर यूट्यूब पे कि तुम मोदी जी के खिलाफ बोल रहे हो। हम काय को खिलाफ बोलेंगे? हमारा चुनाव में उठना है। आगे समझते हैं। आज के लिए इतना ही रहने देते, टाइमिंग ज्यादा हो। अब नेक्स्ट में अभी हम पीडीएफ चेक कर लेते हैं। तो आप पीडीएफ चेक कर लीजिएगा क्यों प्रॉब्लम आ रही है। नेक्स्ट क्लास आपको हम बताते हैं। देखिए, आप अपने एटलस में ये ढूंढिएगा, चाहे जिस भी पब्लिकेशन का लिए होंगे, कि लाओस कैसा दिखता है, कंबोडिया, वियतनाम कैसा दिखता है, और ये मलेशिया, यानी सिंगापुर के इन 5 देशों को आप ढूंढिएगा और मटेरियल से देख के पढ़िएगा कि उसमें कौन सा शहर बताया है और इसमें कौन सा शहर की चर्चा है। कल हम आपको इंडोनेशिया तक समझा देंगे, उसके बाद नया चीज को पढ़ाएंगे, को कुछ चीजें लिखवाएंगे, आपको परसों लिखवाएंगे, ठीक है। तो आज हम खुद पीडीएफ देख लेते हैं। हो सकता है हमारे साइड से ही प्रॉब्लम हुआ हो, नो डाउट, लेकिन बहुत से लोगों को प्रॉब्लम है। आगे समझे? सीतवे सर, यूट्यूब पे कोको वाला द्वीप पढ़ा दिए, एकदम डाल देंगे भाई। मांडले वगैरह, मांडले उसका बीच का एक शहर है सर। आगे देखते हैं। देखिए, ज्योग्राफी का भी बैच आएगा, बट आप नक्शा पढ़ लेंगे। नक्शा पढ़ने का ज्योग्राफी में लड़का फेल क्यों होता है? ज्योग्राफी में उसे 4 चीज पढ़ना है। देखो भैया, एक पढ़ना है उसे एस्ट्रोनॉमी,
दूसरा पढ़ा है उसको जियोलॉजी, एक पढ़ना है जियोग्राफी, एक पढ़ना है उसको टोपोग्राफी। समझा गया? और इसके अलावे भी उसको बहुत सारी चीजों को पढ़ना है। तो ये सारी चीजों का बैच आएंगे सब, इसको मोटा मोटी मान के चलिए 10-12 तारीख से जो भी बैच आएगा बाबू ना, उसको हम गारंटी कहते हैं कि 60% आप ही लोग से भरेंगे। 60%। जब एडमिशन 60% हो जाएगा तब जाके यूट्यूब पर बोलेंगे कि भैया क्लास है, क्योंकि हम आपको हमारे फर्स्ट बैच के स्टूडेंट हैं, आप लोग के लिए एकदम दी जान से एकदम लगे रहेंगे। आपको देखे, आपको इंडिया वर्ल्ड एटलस सब चीज आपको 150 रुपया फीस लिए, बाद में 200 की। आज के लिए हम इतना ही रहने देते हैं, ठीक है? नेक्स्ट क्लास में हम लोग मिलेंगे, तब आगे बढ़ेंगे। आप एटलस ढूंढ के रखेंगे, अभी हम पीडीएफ चेक करते हैं क्या प्रॉब्लम है। समझ में गया? फिर कुछ कुछ वीडियो यूट्यूब पे बनाते हैं ताकि मोदी जी कुछ एग्रेसिव हो, अब भारत माँ का खोया हुआ सम्मान वापस लाए। अब मोदी जी कर सकते हैं, क्योंकि निकट भविष्य में हमको नहीं लगता है कि आने वाले 50 साल 20 साल तो कह सकते हैं कि इतना तगड़ा प्रधानमंत्री आएगा, लेकिन इनको जो है ना कि सदुपयोग किया जाए। आगे क्लास में मिलेंगे। जय हिंद। सर हम 9th क्लास से हैं। रितेश कुमार जी, भाई आप 9th क्लास के हैं तो इसमें पढ़ रहे हैं।